प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख रहे थे। चैप्टर 1 से 6 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है, साथ ही मॉडल प्रश्नों को भी कंप्लीट कर दिया है। यदि उन सब वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप यह वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 7 से आगे के प्रश्नों को भी देख लेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका 7वां चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। तो उसकी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो सारणीयन कहते हैं। तो यहाँ पर पहला का ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सारणी के प्रारूप हैं। तो सारणी के प्रारूप क्या होते हैं? तो सारणी संख्या, शीर्षक, मुख्य टिप्पणी तीनों होते हैं, इसीलिए हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तीसरा क्वेश्चन है, बहुगुण सारणी में होती है। तो बहुगुण सारणी में आपकी क्या होती है? तो बहुत विशेषताएं होती है। तो यहाँ पर तीसरा का सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जब किसी सारणी में दो तरह की सूचना प्राप्त होती है तो वह कहलाती है। तो वह आपका है सो द्विगुण सारणी कहलाती है, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है, सारणी का आधार है। तो सारणी का आधार क्या है? वर्गीकरण है। पांचवा का आपका ए हो जाएगा। छठा है, सारणीयन की सहायता से समअंकों का प्रभाव मस्तिष्क पर होता है। तो किस तरह का प्रभाव होता है? तो अस्थायी होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अब हम लोग 8वां चैप्टर में आ गए। 8वां चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। तो वो प्रदर्शन कहलाता है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पहला का हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है। तो कुल कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो दूसरा का आपका ए हो गया। तीसरा है, आयत चित्र। आयत चित्र क्या होता है? तो ये होता है द्विविमीय आरेख है। तो यहाँ पर तीसरा का बी हो जाएगा। अब हम लोग चौथा नंबर को भी देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दंड चित्र है। तो दंड चित्र क्या है? तो यहाँ पर है सरल दंड चित्र, बहुगुण दंड चित्र, दोनों। तो दंड चित्र जो होता है वो दोनों होता है। तो चौथा का आपका हो जाएगा बी। डैश चित्र गोलाकार होते हैं। तो यहाँ पर जो है आयत चित्र जो होते हैं वो गोलाकार भी होते हैं। छठा है, निम्नलिखित चित्र को क्या कहते हैं? ये जो आपका चित्र दिया हुआ है, ये चित्र जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे पाई चित्र। तो छठा का आपका हो जाएगा डी पाई चित्र। सातवां है, आंकड़ों के चित्रीय निरूपण का उद्देश्य है। तो उसका उद्देश्य होता है प्रस्तुतिकरण का। सातवां का सी हो जाएगा। आठवां है, द्विविमीय चित्र भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो क्षेत्रफल चित्र कहलाते हैं। तो आठवां का ए हो जाएगा। नौवां है, एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर मासिक व्यय से संबंधित आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए सबसे उपयुक्त चित्र है। तो वो सबसे उपयुक्त चित्र क्या है? तो पाई चित्र है। नौवां का आपका ए हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, चित्रों के प्रकार होते हैं। तो चित्रों के प्रकार क्या होते हैं? तो दंड चित्र, आयत चित्र, आवृत्तीय चित्र तीनों होते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ इनमें से कोई नहीं की जगह हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ गलत लिखा हुआ है, आपको सुधार लेना है, इनमें से सभी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, वह ग्राफ जो संचयी आवर्ती वितरण को दर्शाता है। तो वो हो जाता है त्वरण। 11 का आपका ए हो जाएगा। 12 है, जब दो या दो से अधिक तथ्यों में तुलनात्मक अध्ययन करना हो तब किस चित्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है सरल दंड चित्र का। तो आपका है 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, चित्रमय प्रदर्शन का सबसे सरल रूप है। तो सबसे सरल रूप है आपका सरल दंड चित्र। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्तीय चित्र में कुल अंश होते हैं। तो वह कुल अंश कितना होता है? 360 डिग्री। 360 हो जाएगा। 14 का बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर दंड चित्र में तुलना का आधार है। तो वो तुलना का आधार होता है चौड़ाई। 16 नंबर क्वेश्चन है, वृत्तीय चित्र में सभी मदों को बदल देते हैं। तो सभी मदों को क्या? कोनों में। यहाँ पर आपका 16 का डी हो जाएगा कोनों में।
17 है, ये इम्पोर्टेंट है, ओजवाइन वक्र को कहा जाता है। देखिए बहुत बार एग्जाम में आया भी है, तो इसको हम लोग कहेंगे संचयी आवर्ती वक्र। 18 है दंड आरेख। तो दंड आरेख क्या है? तो यह एक विमीय आरेख है। अब अगला चैप्टर है चैप्टर 9, काल श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ कहलाता है। तो वो कहलाता है कालिक चित्र। यहाँ पर आपका पहला का बी हो जाएगा। अगला है किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? तो ग्राफ पेपर में क्या होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था, ऊपर वाला भी पूछा था। तो 4 चरण होते हैं। तीसरा है काल श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ कहलाता है। तो वो ग्राफ कहलाता है कालिक चित्र। चौथा नंबर क्वेश्चन है आवृत्ति वितरण के ग्राफ को कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं आयत चित्र। तो चौथा का हो जाएगा ए। पांचवा है आयत चित्र किस श्रृंखला के आवृत्ति वितरणों को रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सतत श्रृंखला हो जाएगा। पांचवा का हो जाएगा सी। अब छठा नंबर क्वेश्चन है कृत्रिम आधार रेखा। कृत्रिम आधार रेखा क्या है? तो बिंदु रेखीय चित्रण को स्पष्ट करती है तथा आकर्षक बनाती है। छठा का बी हो जाएगा। सातवां है बहुलक की गणना का आधार है। तो बहुलक की गणना का आधार क्या है? तो आवर्ती आयत चित्र है। सातवां का ए हो जाएगा। आठवां है ग्राफ द्वारा निम्न में से किसकी गणना नहीं हो सकती है। तो यहाँ हो जाएगा आपका समांतर माध्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आठवां का ए हो गया। नौवां आपका देख लेते हैं कृत्रिम आधार रेखा के प्रयोग से कौन सी असुविधाएं दूर नहीं होती है। तो ये यहाँ आपका हो जाएगा अधिक श्रम व धन का उपयोग होना। तो नौवां का आपका डी हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन है बिंदु रेख बनाए जाते हैं। तो बिंदु रेख जो है वो ग्राफ पेपर पर बनाए जाते हैं। 11 है ओजवाइन वक्र का दूसरा नाम है। तो उसको हम लोग कहते हैं ओजवाइन वक्र का दूसरा नाम क्या है? तो संचयी आवर्ती वक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 12 है एक ओजवाइन वक्र की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो क्या ज्ञात करते हैं? माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ 12 का आपका हो जाएगा सी माध्यिका। तो ये आपके 9 चैप्टर समाप्त हो गए हैं। 10वां चैप्टर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।